हेलो एवरीवन। तो हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 इंटर एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि बायोलॉजी का है। आपको पता है कि 1 तारीख को बायोलॉजी का एग्जाम होने वाले हैं। चूंकि ये 2025 का एग्जाम है और ये हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं 2023 का, तो इसमें से मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके बेसिस पे हम लोग जो उसके अलावे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि उस सेक्शन से आपसे क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेके बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन डालेंगे इस पर, आपके एग्जाम से पहले आप तक क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए और किस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधों में शाकनाशी। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। किसी का इंग्लिश मीडियम है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पौधों में शाकनाशी यानी कि प्लांट्स में पेस्टिसाइड जीन कौन सा है? तो आपको पता है कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये जो भी आते हैं, बैसिलस थुरिंजियंसिस नाम होता है। इस बीटी का जो मतलब होता है बैसिलस थुरिंजियंसिस, यानी कि यहाँ पे अगर शाकनाशी प्रतिरोधी जीन का मतलब है तो कौन सा है आपका? बीटी। जो भी जिस भी प्लांट में लगा हुआ है बीटी वर्ड, मतलब कि वो आपका शाकनाशी यानी कि पेस्टिसाइड और जीन उसमें मौजूद है उस प्लांट में। ठीक है, चलिए। सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। गोल्डन राइस में क्या एबुंडेंट होता है सबसे ज्यादा? तो आपको विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ विटामिन ए ना लिख करके उसका साइंटिफिक नेम दे दिए, यानी कि बीटा कैरोटीन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन, अब जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये उसका पार्टिकुलर आपका जीन है। अब इस जीन्स को एक्सप्रेस कराना है तो क्या बनेगा? आपका एमआरएनए बनेगा और फिर क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा। तो इस लेवल को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में हम लोग प्रतिलेखन कहते हैं और ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवादन कहते हैं। यानी कि ए और बी, इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों लेवल पे इसका नियंत्रण हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? त्रिपर्णी यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप चित्र को ही देख के समझ गए होंगे कि कौन सा आरएनए है। ये आपका टीआरएनए है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीआरएनए। डीएनए तथा आरएनए में समान है, दैट मीन्स कि विच कैरेक्टर ऑफ द डीएनए आरएनए आज आर सेम्स। अब बात है कि द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन की क्षमता होने के नाते समान शर्करा, समान शर्करा यानी कि शुगर इसका सिमिलर है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक यानी कि ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, समान पायरिमिडीन बेस होने के कारण। तो ध्यान दीजिए, अगर द्विगुणन की क्षमता की बात होते हैं तो डीएनए में तो रेप्लिकेशन होता है लेकिन आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। समान शर्करा, देखिए इसमें राइबोज होता है लेकिन डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, तो पॉलीमर तो होता है क्योंकि दोनों आपका न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है। समान पायरिमिडीन क्षार होने का, पायरिमिडीन क्षार इनका सेम नहीं होता है। इसमें रहता है कि थाइमिडीन और यूरिडीन दोनों अलग अलग होता है, एक में थाइमीन होता है, दूसरे में यूरिडीन होता है, यूरिन होता है। तो ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही होता है। प्रथम स्तनपायी, प्रथम स्तनपायी जो है ट्राई एजिक पीरियड में पाए, यानी कि प्रथम मैमल्स किस पीरियड में आपको दिखाई दिए थे? तो ट्राई एजिक पीरियड में आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि आपका सैटेलाइट डीएनए का उपयोग, सैटेलाइट डीएनए। अब बात आती है कि सैटेलाइट डीएनए का उपयोग जो किया जाता है वो किस में होता है? तो फॉरेंसिक साइंस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो अगला ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन यही आपका है लेकिन यहाँ पे अब फॉरेंसिक साइंस की जगह आपको ऑप्शन दे दे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे थे कि हम क्वेश्चन के साथ साथ ही आपसे इसी तरह के आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए विभिन्न अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है मियोसिस, मियोसिस जिसमें क्रोमोजोम नंबर जो होता है अपने पेरेंट्स क्रोमोजोम का आधा हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या उजागर होती है? उसमें क्या होती है कि विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, सहलग्नता के। अब ध्यान दीजिए,
स्वतंत्र इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको बोलते हैं, जैसे कि मेंडल्स ने हमको बताया था। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है, गैमिट फॉर्मेशन में। गैमिट फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डेवलपमेंट के किस स्टेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र संकलन देखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ये गैमिट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है वो किस विभाजन के कारण हो सकता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर किस विभाजन से होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। किस स्टेज में, गैमिट फॉर्मेशन स्टेज में। क्या होता है, स्वतंत्र संकलन यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानस अभ्यारण्य कहां पे है, असम में है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज। अब ध्यान दीजिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज क्या करता है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज क्या करता है, आपको डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पर, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई स्पेसिफिक साइट करता है, क्या करता है, कट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, तो डीएनए को कटिंग कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन इंडो। इसी क्वेश्चन को आपको उलट के पूछ सकता है कि प्रतिबंधन एंजाइम का क्या काम है, डीएनए को कट करना, आरएनए को कट करना। तो दैट मींस किसको कट करता है, ये डीएनए को कट करता है। तो इको आर1 भी है, बैम H1 भी है, हिंट यूएन कौन सा नहीं है, प्रतिबंधन एंजाइम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अब कह रहा है कि अनुवांशिकता संशोधित फसलों के उत्पादन किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, अब देखिए, सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, पार प्रजनन द्वारा, पुनर्योजन, डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। अब कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हम कर रहे हैं, तो जेनेटिक मॉडिफाइड के लिए आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें जेनेटिक चेंजेज ला सके, है ना, किसी मॉडिफाइड जीन को आप उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सके, है ना। तो उसके लिए आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की। ठीक है, ओके। चलिए अब कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। बीज तो नहीं होगा पहली बात, पत्तियां भी नहीं होती है, होता क्या है इसमें, प्रकंद के द्वारा इसमें देखा जाता है। चलिए अगला, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है। अगला, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। अब भू जैव रासायनिक चक्र है ना, जियो बायोकेमिकल्स, इसको जियो बायोकेमिकल साइकिल इसको हम बोलते हैं। तो जल का चक्रण पहला, वाटर साइक्लिंग, किसी परितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, गैसों का चक्रण, परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों। अब देखिए, इसमें हम लोग बोलते हैं कि इकोलॉजी में जो न्यूट्रिशन साइकिल चलता है उसके द्वारा भू जैव रासायनिक चक्र उसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक की बात हो रही है, अकार्बनिक की। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, स्वपोषी क्या होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी निर्माण का उपयोग करते हैं। कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो स्वपोषी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण। ध्यान यहाँ पे सोचने वाली बात है, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं, वो यूज जो करते हैं वो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जैसे H2O यूज करते हैं वो H2O यूज करते हैं आपका लाइट के प्रेजेंस में, H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उससे क्या बनाते हैं, आपको ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो बनाते ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन यूज किसका करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे बात आता है किसका उपयोग करते हैं, है ना। तो आपको जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट्स, अब देखिए यहां पे इस सेम क्वेश्चन आपको डाल देगा और आपसे स्वपोषी की जगह प्लांट्स लिख सकता है, हरे पौधे लिख सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रॉफिक जितने भी होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा उत्पादक नहीं है, कौन सा उत्पादक नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को
प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्वस्थ संवाहकों के चयन में, चयन जोग वर्णक के रूप में, संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। अब देखिए, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग जो करते हैं वो कई चीजों के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक। अब बात आती है कि स्वस्थ संवाहकों के चयन में, जो कि हेल्दी वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स का ही हम लोग चयन करते हैं, उसमें उसी के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा था कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, आरडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें डीएनए जो है, अगर आप उसको डीएनए को हम लोग किस में देखते हैं, यूवी रेज के प्रेजेंस में। यूवी रेज के प्रेजेंस में क्या किस कलर का ये दिखता है, ऑरेंज कलर का। ध्यान रखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये ऑरेंज कलर किसके कारण दिखता है, इथिडियम ब्रोमाइड के कारण, ठीक है। चलिए, समयुग्मक पाए जाते हैं, तो क्लैडोफोरा में आपका समयुग्मक होमोयुग्मक से होता है। पार्थेनोजिन्स का उपयोग किसने किया था, जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तब क्या कहलाता है, जब नर आकृति में, अब ध्यान दीजिए आकृति की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं यौन द्वरूपता, ठीक है। चलिए, गर्भ निरोधन की गोली मारो प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। अब देखिए, यहां पे प्रोजेस्टेरॉन का बात जो किया जाता है वो किसके लिए होता है, वो आपका क्या करता है, अंडोत्सर्जन को रोक देता है, ओव्यूलेशन को ही बंद कर देता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, एक स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में प्रवेश कराने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो हम लोग कहते हैं कि शुक्राणु को अगर अंडाणु में, अब यहां पे बात हो रही है जाइगोट की, तो पहली बात तो ये हट गया जाइगोट, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद बनता है ना। तो यहां पे क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी यहां पे हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। चलिए, एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है कि आपका जो प्लासेंटा होता है उससे फ्लूइड निकाल करके देखा जाता है कि क्या है। तो उसके लिए, उसका हम लोग जो भ्रूण में कोई जेनेटिक डिजीज है उसके लिए, उसको जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा जो अभी क्या होता है कि जेनेटिक डिजीज के अलावा लोग लिंग निर्धारण के लिए भी इसका उपयोग करते थे, जो कि लीगल नहीं है, वो अनलीगल है। तो बेसिकली इसका जो सही उपयोग है एमनियोसिंथेसिस का, वो है आपका कि जो इम्ब्रियो आपका पल रहा है गर्भ में, उसमें अगर कोई जेनेटिकल रोग है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, ध्यान दीजिएगा। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, टी लिम्फोसाइट का होता क्या है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, दोनों आपको बोन मैरो में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां पे होता है, थाइमस में। तो इसलिए यहां पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसमें उत्पन्न होने की बात हो रही है। तो इसलिए हमेशा आपका क्या होगा, अस्थि मज्जा ही होगा, बी और सी नहीं होगा, है ना, अस्थि मज्जा। बोन मैरो थाइमस में क्या होता है, मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है। तो अगर परिपक्वन आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि थाइमस में। लेकिन अगर सिर्फ उत्पन्न होने की बात हो रही है तो क्या बोल सकते हैं आप, अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए, विनिमय किस अवस्था में, विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर आपको पैकिटीन स्टेज में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके मियोसिस, जो मियोटिक साइकिल है उसका क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में देखने को मिलता है। चलिए, निम्न से कौन सी अगुणित कहने का मतलब है कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉयड। तो जितने भी आपके देखिए, जुग्मनज तो नहीं होगा, अंडाणु युग्मक, यानी कि बी और सी। अंडाणु भी एक तरह का क्या है, गैमीट है। ये क्या है, जाइगोट है। तो जाइगोट कभी भी अगुणित नहीं होता। ये आपका अंडाणु यानी कि गैमीट, ये भी गैमीट है, और गैमीट तो दिया ही है। तो बी और सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए,
चलिए, कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होगी। अब देखिए, भ्रूण पोष की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भ्रूण पोष आप जानते हैं कि क्या होता है ना। तो उसमें भ्रूण पोष में क्या होता है, ट्रिप्लोइड, ट्रिपल न्यूक्लियस होता है। तो भ्रूण पोष क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोइड हो जाता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस वहां पे मौजूद होते हैं। और ये किसकी बात कर रहा है, आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म की। भ्रूण कोष यानी कि इंडोस्पर्म, है ना। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। तो ट्रिप्लोइड यानी कि कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3n। मानव युग्म, एक मिनट, सॉरी, इंडोस्पर्म तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3n होता है ना, भ्रूण पोष, हाँ ठीक है, इंडोस्पर्म तो 3n होगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, युग्मक की बात हो रहा है। युग्मक यानी कि गैमिट। तो गैमिट मानव का क्या होता है, ह्यूमन का क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होगा तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। चलिए, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो नील हरित शैवाल जो होता है आपको पानी वाली जगह पे, यानी कि जो पंख वाले जगह होते हैं वहां पे उपयोगी होता है। और पंख वाला जो पानी की आवश्यकता किस खेती में ज्यादा होती है, चावल यानी कि धान की खेती में होती है ना, ध्यान दीजिए। कॉपर टी किसे रोकता है, कॉपर टी आपको निषेचन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को। एक्चुअली कॉपर टी करता क्या है कि ये जो स्पर्म होते हैं उसके मूवमेंट को कम कर देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, रिट्रोवायरस किस बीमारी का रोगजनक है, ध्यान दीजिएगा। रिट्रोवायरस आपको एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, नो, तो एड्स का आपका जो है होता है सिफिलिस। और देखिए, फाइलेरिया क्या है, एक पैरासिटिक डिजीज है। सिफिलिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो और बात हम किसी कर रहे हैं, वायरस की। तो एड्स क्या हो गया आपका, वायरल रेट्रोवायरस होता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे जू जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, कि मान लीजिए किसी जंगल में कोई जीव सुरक्षित नहीं है, तो उसको वहां से उठा करके हमने क्या कर दिया, जू में रख दिया, जहां पे उसका हम कंजर्वेशन करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। दूसरा होता है स्वस्थानीय। स्वस्थानीय मतलब जिस जंगल में वो मौजूद है वहीं पे उसकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं, जैसे शिकार पे रोक लगा दिए, खान पान की व्यवस्था सही कर दिए, तो ये होता है स्वस्थानीय। बाह्य स्थानीय का मतलब हो गया जू। तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, जंतु, तो जंतु उद्यान जो हो गया, चूंकि बाह्य स्थानीय संरक्षण है, तो जंतु उद्यान जो हो गया वो आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाएगा भाई, तो पौधों के अंडाशय में नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव यकृत में, लीवर में नहीं होता। मादा मानव के अंडाशय में, तो मादा मानव के अंडाशय में। जी, ग्राफियन पुटक क्या होता है, जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद जो टर्शियरी फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट्स जो बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं दोनों सतहों पर बराबर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते, निचली सतह पर, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि जलमग्न पौधा है तो उसके दोनों सतह पर इक्वल बेसिकली होंगे, तभी तो वो आपका ट्रांसपिरेशन कर पाएगा। सोमा क्लोन विभिन्नता किनके द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, सोमा क्लोन जो होता है वो आपको टिश्यू कल्चर, जब आप पढ़िएगा तो टिश्यू कल्चर में एक स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन। तो सोमा क्लोन विविधता वहीं पे देखने को मिलती है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। क्या खाता है भाई साहब, आपका लार्वा क्या खाएगा, पॉलन ग्रेन नहीं, क्योंकि पॉलन ग्रेन वहां पे रहता नहीं है। तो आपका रॉयल जेली, सूक्ष्म जीव, रॉयल जेली यहाँ पे हो सकता है। रॉयल जेली और शहद, मतलब मुझे लगता है कि रॉयल जेली ही ज्यादा सही होगा। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो हमेशा लिम्फोसाइट के द्वारा उपयोग होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो इसी के द्वारा प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं बी लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा निम्न से कौन सा समस्यात्मक यानी कि जो है बहुत डरावना जलीय जंगली घास है, जलकुंभी। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ
बंगाल। तो इसलिए जलकुंभी काफी तेजी से फैल जाता है वाटर के ऊपर, जिससे क्या होता है कि जल के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वहां से जो मछलियां होती हैं वो मरने लगती हैं, जो भी वो होते हैं वो मरने लगते हैं। इको R1 GAATTC को काटता है, ध्यान रखिएगा। इको R1 किसको काटता है? अब देखिए इसको, इसी को उलट करके पूछ सकता है कि GAATTC किस इंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किया जाता है। ठीक है, चलिए। ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्न से किस में पाया जाता है? शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? ध्यान रखिए, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? देखिए दो चीज इसमें हो सकता है, एक्रोजोम एनर्जी देता है और पूंछ उसको मूव करने में। अब संचलन की बात कर रहा है तो इसमें हम आपका पूंछ ही लगाएंगे, लेकिन यहीं पे पूछता है कि एक्रोजोम को एनर्जी कहां से मिलता है, तो सॉरी एक्रोजोम से नहीं होता है, मिडिल पार्ट से। एक्रोजोम तो सबसे आगे रहता है, मिडिल पार्ट से। मिडिल पार्ट में एक्चुअली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। निम्न में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होगा? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होगा? मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधों की मृत्यु, सुपोषण यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जैसे ही उर्वरक डालेंगे काफी तेजी से जो है आपका शैवाल ग्रो करने, जैसे यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? ओके, अब देखिए डबल क्रॉस परीक्षार्थ, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का जो होता है 1:1 होता है। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा, जल प्रदूषण का होना, मुझे लगता है कि जल प्रदूषण का होना इसमें राइट आंसर होगा। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित होता है? ध्यान दीजिएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका सल्फर डाइऑक्साइड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा होता है। सैनिटरी लैंडफिल को किनके द्वारा अपनाया गया था? अभिकर्मक जो एलाइजा परीक्षण में उपयुक्त होता है, अभिकर्मक पेरोक्सीडेज इसमें उपयोग किया जाता है। लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज नहीं होगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों को उत्पन्न उपयोग किया जाता है। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इसमें राइट ऑप्शन होगा। निम्न में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम, इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज। इन्वर्टेज आपको अल्कोहल में बदलता है। अपशिष्ट के बीओडी का अनुमान किन के मात्रा को मापकर लगाया जाता है? ऑक्सीजन की खपत, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो आपको ऑक्सीजन की खपत के द्वारा। मेमोरी कोशिका किसका निर्माण करती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? आपके लिम्फोसाइट से। देखिए लिम्फोसाइट एक्चुअली होता क्या है कि आपका बी लिम्फोसाइट का जब वो होता है, इंटरेक्शन होता है एंटीजन से, यानी किसी बाहरी पार्टिकल से, तो ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक तो हो जाता है आपको मेमोरी सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल जाके स्टोर हो जाता है, जबकि प्लाज्मा सेल जो होता है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए। निम्न से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिक बीमारी की बात हो रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, क्रिटिनिज्म, थैलेसीमिया। ठीक है, चलिए। निम्न से किस समूह से अगुणित पादप शरीर होता है? निम्न से अगुणित पादप शरीर आवृत बीजी में तो नहीं होता, अनावृत बीज में टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में होता है। पिस्टिल शब्द का उपयोग किया, पिस्टिलेट, तो पिस्टिलेट का मतलब क्या होता है? एकलिंगी स्त्रीलिंग। पिस्टिल का मत, पिस्टिल जो होता है वो किस में होता है? फीमेल पार्ट्स में, तो एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। 2 नंबर में क्या पूछा? 2 नंबर में ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। प्लाज्मिड का संरचना बनाना है, PBr 322। ठीक है, इसमें सिर्फ संरचना बना देना है, आपको नामांकित करना है कौन सा क्या पार्ट्स है।
एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए इस तरह की अगर आप कोई भी चीज डालते हैं तो उसका एग्जाम्पल उसमें जरूर डालिएगा। एडिनोसिन डीएमिनेज आपको पता है कि क्या होता है, और इसका उपयोग जो होता है एक लड़की के सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से द्वारा इलाज करने के लिए किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का प्रभाव क्या है, यानी कि म्यूटेशन का क्या इफेक्ट है प्रोटीन संश्लेषण पे। जैव आवर्धन एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे इसमें से आ सकते हैं, है ना। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कैसे बनता है, सार्कोमा से आप क्या समझते हैं, लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखिए। डीएनए प्रतिकर्तन का विधि का वर्णन करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, तभी आपको आंसर जो है राइट होगा और आपको नंबर भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता देना है। जीन थेरेपी के बारे में लिखना है। प्रसव से आप क्या समझते हैं बताइए। प्रतिस्थापन उत्पन्न फ्रेम विस्थापन उत्पन्न को बताएं, है ना। मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं से जिनमें मानव वृषण के अनुपात कारण कीट परागन गुरु युग्मन। ठीक है, चलिए अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग केमिस्ट्री के साथ लेकर के आपके पास आएंगे। 2024 का क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि अपलोड कर दें, तो प्लीज जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, हम आप तक क्वेश्चन पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।